नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में बैठक के बाद कहा कि जहां तक संभव हो वो मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में गठबंधन की ओर से प्रस्ताव जारी किया गया है। गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने के लिए इंडिया की पार्टियों का संकल्प जारी किया है। इसने संकल्प में कहा है, हम इंडिया के दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपनी संबंधित संचार एवं मीडिया रणनीतियों और अभियानों का समन्वय करने का संकल्प लेते हैं। इंडिया ने प्रस्ताव में कहा है, हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसने आगे कहा कि हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है। इसके अलावा प्रचार प्रसार अभियान सहित कई मुद्दों पर फैसला लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सामने नहीं आ पाया है। गठबंधन ने कहा है कि यह फॉर्मूला जल्द ही सामने आ जाएगा। पिछले 2 दिनों से मुंबई में विचार मंथन कर रहे विपक्षी गठबंधन ने इसकी घोषणा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विपक्षी इंडिया के समन्वय समिति में 14 अलग अलग दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें के.सी. वेणुगोपाल, शरद पवार, M.K. स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता शामिल किए गए हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह तीसरी बैठक है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, विरोधी डरे हुए हैं। हमने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई तेज होती जा रही है। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने भयमुक्त भारत के लिए हाथ मिलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की चाल का रोड मैप पेश करते हुए बताया, पटना में पहली बैठक एजेंडा तय करने के बारे में थी, फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। हम सब फिर मुंबई में मिल रहे हैं। हमारा लक्ष्य महंगाई बेरोजगारी से लड़ना है। मोदी 100 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का कोई मतलब नहीं है। ये फर्जीवाड़ा है। मोदी कभी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इंडिया ये सब रोकने के लिए जीत हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कहा कि हम साथ नहीं थे और मोदी आगे बढ़ रहे थे। चूंकि हम साथ नहीं थे इसलिए देश को नुकसान हुआ। मैं शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि ये भारत जलाओ पार्टी है और ये सच हो रहा है। ये लोग हमारे बारे में झूठ फैलाकर सत्ता में आए। उन्होंने कहा, सीट साझा करना कोई समस्या नहीं होगी, भले ही हमें पीछे हटना पड़े, हम ऐसा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो केंद्र में हैं वो हारेंगे। ये देश के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इनका कोई ठिकाना नहीं, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नीतीश ने कहा कि मीडिया पर भी कब्जा कर लिया गया है, ये कम करते हैं और ज़्यादा छपते हैं, आप प्रेस वाले आज़ाद होंगे। नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा, अब हम सब एक हो गए हैं तो हमारे कामों का प्रचार करते रहिएगा। ये कोशिश करते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब कहते रहते थे कि मिल जाइए, अब लोग सब मिल गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज 2 बहुत बड़े कदम उठाए गए। अगर इस मंच पर पार्टियां एकजुट हो गईं तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव है। हमारे सामने काम सबसे कुशल तरीके से साथ आने का है। एक समन्वय समिति का गठन और निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा दे। सीट बंटवारे पर चर्चा में तेजी लाना 2 कदम जरूरी है। प्रधानमंत्री और एक व्यवसायी के बीच की साठगांठ हर व्यक्ति के सामने है। मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा देगा। इस गठबंधन में असली काम वो रिश्ते हैं जो इस गठबंधन के नेताओं के बीच बने हैं। पिछली 2 बैठकों ने तालमेल बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हम सभी एक होकर काम करें। उन्होंने कहा, यहाँ मंच पर बैठे नेता देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह गठबंधन 28 राजनीतिक दलों का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है जो 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए शामिल हुए हैं।
मौजूदा सरकार भारत की अब तक की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। हम पढ़ रहे हैं कि पीएम मोदी सरकार एक व्यक्ति को देश से पैसा बाहर ले जाने में मदद कर रही है। ये देखना दुखद है। उन्होंने कहा, ये लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया जुड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हमको तोड़ने में लगी हुई हैं। जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम में मनमुटाव है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई पद के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। संजय राउत ने कहा कि अब इंडिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि गठबंधन बहुत मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ताकत बढ़ रही है कि हम 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब संसद के विशेष सत्र बुलाने के बाद मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पैनल भी बना दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को रिपोर्ट दी है कि सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो क्या विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर फैसला लिए जाने के पहले जो अटकलें लगाई जा रही थीं, उसकी पक्की तैयारी है? ये सवाल इसलिए है कि सरकार के इस फैसले की खबर तब आई है जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि इस सत्र के लिए एजेंडा साफ नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला लिया जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी तो कमेटी बनाई है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। कमेटी बनाई है, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, जब संसद में आएगा तो उस पर चर्चा होगी। जोशी बोले, हम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के हित में जो नई नई चीजें आती हैं उस पर चर्चा तो करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है। कल से हो जाएगा ऐसा तो हमने नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा है, ये महज संविधान में संशोधन नहीं है, इसके लिए राज्यों की सहमति की भी जरूरत होगी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में तो विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन बाकी के विधानसभा के कार्यकाल को ऐसे कम नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल से मंत्री के बेटे के नाम की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी कार्यकर्ता था और वो मंत्री के बेटे का दोस्त था। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। इसने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि विनय को गोली लगी है और इससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने कहा है कि सिर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से पिस्तौल भी मिली है। मृतक के परिजनों ने तहरीर दी है। उठते सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि घटना के वक्त उनका बेटा घर पर नहीं था। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर हत्या के बाद कहा है कि पीएम मोदी के एक मंत्री हैं कौशल किशोर। मंत्री जी का घर लखनऊ में है। आज मंत्री जी के घर से एक लड़के की खून से सनी लाश मिली। लड़के की गोली मारकर हत्या की गई है। लाश के पास से जो पिस्टल मिली वो मंत्री जी के बेटे की है। पिछले दिनों आपने देखा था पीएम मोदी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चलाई थी। अब दूसरे मंत्री के घर में हत्या हो रही है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में चुन चुनकर नगीने शामिल किए हैं। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पर समय से पहले रिहा होने वाले दोषियों में से एक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हमारा कानून सजा के जरिए अपराधी के सुधार पर जोर देता है। उसे और अन्य दोषियों को मिली समय पूर्व रिहाई इसी तथ्य के तहत हुई है। इसलिए गुजरात सरकार के कदम में कोई गलती या गड़बड़ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भोयन के सामने पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दोषी की ओर से ये दलील दी है। लूथरा ने कोर्ट में ये भी कहा कि सजा के समय दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने से दोषियों की सजा माफी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।